एस 40 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो अब यहाँ से हम लोग इंडिया 40 रिवाइज करते हैं। तो इंडिया 40 में बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सर ये किसको डील करता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो सर इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे केवल लैंड और बिल्डिंग से है। एएस 13 में ऐसा नहीं था, जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहाँ पे सब कुछ जो लिया गया था एक्सेप्ट स्टॉक, क्योंकि स्टॉक सर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होता, क्योंकि वो आपका बिजनेस पर्पज के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे केवल लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि लैंड एंड बिल्डिंग जो कि रेंटल पर्पज के लिए रखी हो या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखी हो। मतलब सर अगर आपने लेके छोड़ दिया तो भी आप जो है इन्वेस्टर प्रॉपर्टी मान ली जाएगी, अगर आप उसको रेंट कमा रहे हो तो भी इन्वेस्टर प्रॉपर्टी मानी जाएगी। फिर मैंने आपको बताया कि क्या क्या नहीं जाता। तो देखो, जो अलग से टॉपिक कवर है कहीं, वो यहाँ पे नहीं जाएंगे। जैसे अगर आप जो है उसको अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो, मतलब उसी से बिजनेस कर रहे हो या उसका बिजनेस कर रहे हो, नहीं, दोनों में अंतर है, हाँ? उसका बिजनेस, उसका अगर बिजनेस, जैसे आप प्रॉपर्टी खरीद बेच ही करते हो, मतलब उसको परचेज करते हो, सेल करते हो, तो वो आपके लिए स्टॉक हो गया, तो वो इंडिया 2 में लगेगा, इन्वेंट्री वैल्यूशन। तो अगर वो आपके लिए स्टॉक है तो एएस इंडिया 2 में चला जाएगा, वो यहाँ पे नहीं आएगा। अगर आप उससे बिजनेस करते हो, जैसे हर बैलेंस शीट में अपनी एक बिल्डिंग होती है, वहां पे रहती है, जैसे आप बिजनेस करते हो, तो वो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानी जाएगी, इंडिया 16 लग जाएगा, वो यहाँ पे नहीं लगेगा। अगर उस प्रॉपर्टी पे आप क्या कर रहे हो, खेती बाड़ी कर रहे हो, मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हो, तो सर वो, वैसे अभी हम लोग इंडिया से 41-41 ही पढ़ने जा रहे हैं, तो अगर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हो तो वो भी यहाँ पे नहीं आएगा, तो 41 भी हट गया। अगर आपने जो है इसको लिया हुआ है किसी और के लिए, आप उसको बनवा रहे हो, तो सर ये 115 में कवर होगा, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। जैसे आप कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहे हो, तो अब जो है आप उसको क्या कर रहे हो, पहले वो ओनर ऑक्यूपाइड था लेकिन अब उसको आप बेचना चाहते हो, तो ये आपका हो जाएगा 105 नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। और एक था मिनरल और मिनरल गैसेस, एक्सट्रैक्शन रिसोर्सेज, तो ये जो है इसके लिए गाइडेंस नोट है 106, वो अप्लीकेबल होगा। देखो, जो टॉपिक कहीं और कवर है वो यहाँ पे कवर नहीं होंगे, सिंपल सा बात है। चलो आ जाओ, अब क्या क्या जाता है इसमें, अभी क्या क्या नहीं जाता, क्या क्या जाता है बच्चों। तो सबसे पहला कि मतलब क्या क्या एग्जाम्पल्स था, देखो सब लिंक है। सबसे पहले इनिशियल प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद इसमें क्या क्या नहीं जाता, फिर क्या क्या जाता है। क्या जाता है बच्चों, कि अगर मान लीजिए, सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए आपने लैंड लेके छोड़ दिया, मतलब अनडिटरमाइंड फ्यूचर यूज, कुछ पता ही नहीं है, तो भी वो इन्वेस्टर प्रॉपर्टी होगी। क्यों सर, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर प्रॉपर्टी वो लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लस अगर उसका कैपिटल एप्रिसिएशन, सर तो कैपिटल एप्रिसिएशन तो हो ही रहा है, तो इन्वेस्टर प्रॉपर्टी हो जाएगी। दूसरा मैंने आपको इसी में एक पॉइंट बताया था कि बच्चों, आपको अगर अगर आपने अपने ही बिल्डिंग में अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए दे दिया, तो वो जस्ट नॉर्मल पार्ट, तो वो कहाँ माना जाएगा, वो आपका इंडिया 16 माना जाएगा। ठीक है। फिर आप अभी देखो हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या जाता है इसमें। और दूसरा, और हम लोगों ने ये बताया कि अगर आपने जो है इंडिया वो ऑपरेटिंग लीज पे चढ़ा दिया, तो भी आपको रेंटल इनकम हो रहा है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि तीसरा, अगर आपने जो है इसको आपने लिया हुआ है फाइनेंस लीज पे, अब आप जो फाइनेंस लीज पे लिया है, वो आप केवल रेंटल इनकम कमाने के लिए दिए हुए हो, रखे हुए हो, तो आपका वो इंडिया 40 में जाएगा। तो क्लियर। तो क्या, अब देखो क्या कहो, क्या इंडिया 40 में क्या जाता है, क्या नहीं जाता है, उसका मीनिंग। उसके बाद मिक्स कॉन्सेप्ट, देखो क्या जाता क्या नहीं जाता, तो मिक्स हो गया, तो मिक्स कॉन्सेप्ट, मिक्स कॉन्सेप्ट में क्या बताया था कि अगर बच्चों आप ऊपर का एक फ्लोर रह रहे हो और दूसरे का फ्लोर रेंट पे दिए हुए हो, या तीसरे फ्लोर पे आप जो है बिजनेस कर रहे हो, या एक फ्लोर पे बिजनेस कर रहे हो, एक फ्लोर पे रेंट पे दे रहे हो, तो क्या था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये सेपरेटली अकाउंटेबल होगा, डेट इज सेलेबल, एक्सचेंजेबल और रेंटेबल होगा, मतलब आप उसको सेपरेटली एक्सचेंज कर सकते हो, सेपरेटली रेंट पे दे सकते हो, या सेपरेटली एक्सचेंज कर सकते हो, या सेपरेटली आप फाइनेंस लीज पे दे सकते हो। मैंने यहाँ ऑपरेटिंग लीज नहीं बोला, क्यों, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज में तो ओनर आप ही होते हो ना, लेकिन फाइनेंस लीज में डीम्ड ओनर कोई चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि ये अगर कर देते हो, अगर ये पॉसिबल है, तो आप दोनों पे सेपरेट इंडियस लगाएंगे। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है सर, तो आप क्या लगाओगे, आप अपना इंडियस 40 ही लगाओगे। समझ गए। मतलब अगर मेजर पोर्शन जो है इंडियस 40 पे है, मतलब रेंटल इनकम ही आपका मेजर है, तो आप इंडियस 40 लगाओगे। लेकिन नॉर्मली आप क्या करोगे, इंडिया 16 ही लगाओगे, क्योंकि आप जैसे, अब देखो जैसे जैसे मान लो कि आप जो है ऊपर के दो फ्लोर पे बिजनेस कर रहे हो, एक फ्लोर आपने रेंट पे दिया हुआ है, तो वो तो यही माना जाएगा ना कि सर आप जो है बिजनेस कर रहे हो। यहाँ पे ग्रेटर देन एंड लोअर देन का कॉन्सेप्ट नहीं है, बस यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट अगर आपने रेंट पे दिया हुआ है, तो वो ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी ही माना जाएगा।
सीधा सा कॉन्सेप्ट, अगर सेपरेटली भी सेलेबल, एक्सचेंजेबल, रेंटेबल है तो डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंड इंडियस लगेगा, अदरवाइज आपका ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी ही माना जाएगा। तो देखो मिक्स कॉन्सेप्ट हो गया। फिर इसके बाद एक था कि इंड एस को 116 के साथ पढ़ा जाए, लीज अकाउंटिंग। तो देखो लीज में मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपने ऑपरेटिंग लीज पे दिया हुआ है तो ओनर कौन हुआ, लेजर, और वो क्या लगाएगा, इंडियस 40 लगाएगा। लेजी की तो बात ही नहीं आती कि लेजी क्या कर रहा है। फिर आता है जैसे अगर मान लो लेजी ने किसी और को रेंट पे दे दिया तो वो भी अपना 40 लगाएगा। फिर आता है अगर आपने मान लो फाइनेंस लीज पे दे दिया, तो फाइनेंस लीज में तो ओनर तो आप है नहीं, तो आप तो इंडियस 40 लगाओगे नहीं। कौन लगाएगा आपका, वो जो लेसी है। अब लेसी क्या कर रहा है, लेसी उसको जो है अगर मान लो रेंट पे चढ़ा है तो वो 40 लगाएगा, अगर वो वहां से बिजनेस कर रहा है तो वो वहां पे 16 लगाएगा, ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। क्लियर। तो चलो आ जाओ। अब हो गया, देखो क्या क्या हुआ आपका, रिवाइज जितनी बार रिवाइज करो उतना अच्छा है। क्या क्या हुआ, सबसे पहले इन्वेस्टर प्रॉपर्टी होता क्या है, फिर उसमें क्या नहीं जाता, क्या जाता है, फिर दोनों का मिक्स कॉन्सेप्ट हो गया, फिर आपका लीज वाला कॉन्सेप्ट नहीं, फिर आपका मिक्स कॉन्सेप्ट, हाँ मिक्स कॉन्सेप्ट हुआ, फिर आपका लीज हुआ, फिर आपका लीज के बाद एक सीएफएस वाला कॉन्सेप्ट हुआ, कंसोलिडेशन। इतना मिक्स हुआ तो कंसोलिडेशन तो होगा। तो कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब अगर आपकी ग्रुप में ही रेंट पे जा रही है, होल्डिंग ने सब्सिडरी को दे दिया, सब्सिडरी ने होल्डिंग को दे दिया, सब्सिडरी ने दूसरे सब्सिडरी को दे दिया, तो अगर ऐसा होता है तो मैंने आपको बताया था कि अगर वो ग्रुप से बाहर गई तो जाके सीएफएस में इंड एस 40 लगेगा। अगर वो ग्रुप में ही है, मतलब होल्डिंग सब्सिडरी सब्सिडरी होल्डिंग, तो वो क्या लगेगा, ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी ही माना जाएगा। ऐसा क्यों था सर, क्योंकि सर जब आप सीएफएस बनाते हो तो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन को एलिमिनेट कर देते हो। अरे होल्डिंग ने सब्सिडरी को दिया तो पैसा तो घर में ही रह गया ना। हाँ लेकिन आप इंडिविजुअल मतलब एसएफएस जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे उसमें आप इंडियाज 40 लगा सकते हो। ठीक है, तो चलो सीएफएस भी हो गया। तो सीएफएस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर इसके बाद कुछ सर्विसेज थी, मैंने सर्विसेज कैसे याद रखा है इसके बाद है क्योंकि सीएफएस एस से सर्विसेज। अब सर्विसेज में क्या था कि जैसे कुछ कुछ सर्विसेज अगर आपने देते हो, जैसे वो एंसिलरी है, मतलब वो नॉर्मल है, वो आपको देना ही देना है, तो उससे आप नेचर नहीं चेंज करोगे कि नहीं नहीं ये हमारा धंधा हो गया। जैसे आप मेंटेनेंस सर्विसेज देते ही देते हो, या मान लो सिक्योरिटी सर्विसेज आप देते ही देते हो, बहुत बड़ी सर्विसेज ये सब नहीं है। अब जैसे होटल वाले बिजनेस है, होटल में तो बहुत सारी सर्विसेज, रेस्टोरेंट की भी सर्विसेज दे रहे हैं, वेटर की सर्विसेज दे रहे हैं, तो सर वो उनका धंधा है, तो वो वहां पे ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी ही माना जाएगा। एक्सेप्ट होटल वाला था इसमें, बाकी इंडियस 16 ओनर मतलब वो था 40 माना जाएगा रेंटल प्रॉपर्टी। ठीक है सर, मतलब आपका धंधा नहीं हो जाएगा, लेकिन होटल वाले बिजनेस लोगों का वो धंधा है तो वो अपना ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी लगा। तो अब क्या हो गया, सर्विसेज हो गया। अब देखो सर्विसेज दे रहा है तो अब उसको रिकॉग्नाइज भी कर लो, तो रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट आया। देखो फिर से पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या जाता है क्या नहीं जाता है, होता क्या है क्या नहीं जाता है क्या जाता है, अब दोनों का मिक्स मिक्स कॉन्सेप्ट। फिर मिक्स हुआ तो उसको लीज के साथ भी पढ़नी है, लीज पे भी हो गया तो उसको कंसोलिडेट सीएफएस भी कर लिया, सीएफएस से फिर सर्विसेज, सर्विसेज भी दे रहा है तो उसको रिकॉग्नाइज, देखो ये लिंकिंग है, सर्विसेज दे रहा है तो उसको रिकॉग्नाइज भी कर लो। अब इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल रिकॉग्निशन कब करेंगे सर, सर आप कोई भी इनिशियल प्रॉपर्टी को कब रिकॉर्ड करेंगे, देखो मैंने आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनाया था कि अगर किसी भी इनिशियल प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज करना है तो उसका आपका दो पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए और कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर होना चाहिए, ये होगा तभी इनिशियल प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज होगी। और उसकी कॉस्ट आपको मेजर हो जाए और फिर उसकी कुछ ना कुछ फ्यूचर वैल्यू हो, इकोनॉमिक बेनिफिट हो आपको। और फिर इनिशियल रिकॉग्निशन किसके किसके बुक में, मैंने बताया था तीन लोगों के बुक में, एक तो ओनर के बुक में। ठीक है, मतलब आप जो है ओनर की बुक में कर रहे हो, मतलब फुल पेमेंट करके कर रहे हो या डिफर्ड पेमेंट से कर रहे हो या एक्सचेंज करके कर रहे हो, तो अगर फुल पेमेंट में कर लिया तो कोई बात नहीं, आप जितने वो क्या नाम था आपकी जनरल एंट्री क्या थी, इनिशियल प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू पे टू आपका जो पार्टी है आप उसको करोगे, मतलब कैश दे रहे हो तो कैश करो जो भी। फिर आपको मैंने बताया था कि अगर आपने मान लो आपने उसको वो क्या किया, मतलब डिफर्ड क्रेडिट पे परचेज किया, मतलब आप जो है 10 लाख अभी दे रहे हो, 5 लाख रुपए आपको 2 साल में देना है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो 5 लाख है ये ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर ये आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस, और ये पीएनएल में जाएगा। और आपकी रिकॉग्नाइज कितने पे होगी एसेट्स, 5 लाख पे, मतलब क्या था कि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। जैसे मान लो एग्जाम्पल कि 10 लाख एक साल में देना है, 10 लाख अगले साल में देना है, तो ये 20 लाख की प्रेजेंट वैल्यू आज निकालेंगे, फिर उस हिसाब से जितने प्रेजेंट वैल्यू आएगी उतने पे एसेट्स रिकॉर्ड होगी, बाकी आपका इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा। फिर आपका था एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, कि मतलब अगर आप किसी एसेट्स को दूसरे एसेट्स के साथ एक्सचेंज करते हो तो आप कैसे करोगे। तो देखो मैंने आपको ये बताया था कि आपने कोई एसेट्स लिया और दूसरा कोई एसेट्स दिया, तो
आप अपना जो मतलब टू असेट्स करोगे, टू कोई भी पीपी या कुछ शेयर भी देते हो, या मतलब कुछ भी देते हो, शेयर देते हो, प्रॉपर्टी देते हो, बिल्डिंग देते हो, कोई भी असेट्स आपने निकाला है, तो वो आप अपनी किस वैल्यू पर डी रिकॉग्नाइज करोगे? कैरिंग अमाउंट पे। और जो असेट्स आ रही है उसको किस पर रिकॉग्नाइज करोगे? फेयर वैल्यू पे। सर अगर फेयर वैल्यू दी ही नहीं हुई है, ठीक है, अगर मान लो किसी की भी फेयर वैल्यू नहीं, मतलब जो असेट्स आ रही है, हमको उसी से मतलब है जो असेट्स आ रही है, तो जो असेट्स सॉरी, जो असेट्स आ रही है आपको उसकी फेयर वैल्यू नहीं मालूम है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर आपकी फेयर वैल्यू किसी की भी नहीं मालूम है, तो आपकी जो एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट्स है, जो आपकी असेट्स पहले से थी जो आप दे रहे हो, उसी की वैल्यू पे आप नई असेट्स को भी रिकॉग्नाइज कर लोगे। और अगर फेयर वैल्यू दोनों की पता है, तो आप इसमें क्या निकालोगे? मतलब हमारी भी फेयर वैल्यू पता है और उसकी भी फेयर वैल्यू पता है, तो आप उसमें कैश सेटलमेंट निकालोगे कि कैश में कितना आना है या जाना है। मैंने आपको ये बताया था, कैश सेटलमेंट तभी होगा जब दोनों की फेयर वैल्यू पता होगी। और डी रिकॉग्नाइज कितने पे होगा? वो कैरिंग अमाउंट पे ही होगा। ठीक है। फिर आपको ये सॉरी, पता नहीं क्या ही तो पूरा छाला हो गया यार, बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। चलो कोई बात नहीं। तो आप तो आपका ये हो गया इंडिया स्पोर्ट, वो आपका फुल पेमेंट वाला हो गया, डिफर्ड क्रेडिट वाला हो गया, एक्सचेंज वाला हो गया। फिर आपका था कि सर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कैसे करेंगे? सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में भी सेम कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। कोई ऐसा पार्ट्स वार्ट्स होता है ना कि उसको रिकॉग्नाइज कर ले। और इनिशियल रिकॉग्निशन के समय एक चीज ये भी था कि क्या क्या खर्चे में जाएंगे, तो सर जो भी उसके एक्विजिशन से रिलेटेड कॉस्ट होता है वो सब जुड़ेगा। जैसे अगर कोई लीगल कॉस्ट आपने दिया है, मतलब प्रॉपर्टी को खरीदने में आप स्टैम्प ड्यूटी दे रहे हो या एडवोकेट को फीस दे रहे हो, ये सब उसके खरीदने से ही रिलेटेड है, तो आप उसको एक्विजिशन कॉस्ट में जोड़ सकते हो। लेकिन जो उसके मेंटेनेंस से है या स्टार्टअप कॉस्ट है, समझ रहे हो, मतलब किसी आपने उसको उसको बनवाया, आप उसको रेंट पे दे रहे हो, उसके लिए आप उसको क्या करो, मतलब वो रेडी फॉर यूज हो गया। वो क्या हो गया? आपका रेडी फॉर यूज हो गया। उसके बाद के खर्चे आप क्या करो, वो सब आपका पीएनएल में जाएगा, स्टार्टअप कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग लॉसेस, ये सब आपका पीएनएल में जाएगा। फिर आपका था सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, तो जैसे कोई पार्ट्स आपने रिकॉग्नाइज किया, और फिर जैसे होता नहीं है कि कुछ पार्ट्स आपको एक्सचेंज मतलब हटाने होते हैं फिर लगाने होते हैं, कुछ कुछ समय पे ऐसा होता है, जैसे प्रिंटर का ही कार्ट्रिज ले लो, वो निकालना पड़ता है। तो आप क्या करोगे कि पहले जो जिस पार्ट को आप हटा रहे हो उसको डी रिकॉग्नाइज भी करोगे और नए पार्ट्स को रिकॉग्नाइज भी करोगे। सर जो पार्ट्स हम निकाल रहे हो उसको डी रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? अरे कैरिंग अमाउंट आ रही होगी ना डेप्रिसिएशन निकालने के बाद। सर इनवेस्टर प्रॉपर्टी में डेप्रिसिएशन भी लगता है, हाँ मैंने बताया था, डेप्रिसिएशन भी आपको लगता है, ये अभी आपका आएगा। ठीक है, तो डी रिकॉग्निशन भी होगा, इनिशियल रिकॉग्निशन भी होगा, तो सब्सिक्वेंट भी हो गया, इनिशियल भी हो गया, सब्सिक्वेंट भी हो गया। फिर आपका था मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टर प्रॉपर्टी, मतलब हर साल बैलेंस शीट डेट पे आप उसको मेजर करोगे। मेजर कैसे करोगे? मेजर मैं आपको बताया था कि बच्चों अगर आपको इन्वेस्टर प्रॉपर्टी को मेजर करना है, तो आप इसमें से एक्यूमुलेटेड लॉसेस अगर कोई भी है, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करो, और कोई आपका डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन तो होगा ही, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करो, और कुछ आपका अगर लॉस होता है जैसे डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन से, तो वो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। इम्पेयरमेंट लॉस जिसको कहते हैं, मतलब आपकी कॉस्ट है 100 रुपए और फेयर वैल्यू हो गई है 80 रुपए, तो आपको 20 रुपए का लॉस बुक करना होगा। सर अगर मान लीजिए फेयर वैल्यू 120 हो गई, तो मैंने आपको बताया था कि अपवर्ड रिवैल्यूएशन इन्वेस्टर प्रॉपर्टी में नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी उसकी वैल्यू जो है हम बढ़ाए हुए हैं, उसकी वो हमें मालूम है कि उसकी वैल्यू जो है बढ़ रही है, कैपिटल एप्रिसिएशन हो ही रहा है। तो फेयर वैल्यू को सर अगर बढ़ी थी तो क्या करेंगे, तो बस इसको बच्चों नोट्स टू अकाउंट में आपको देना है, और ये कंपिटेंट वैल्यूअर द्वारा ही निकालना होगा। और अगर फेयर वैल्यू नहीं निकाल पाते हो आप, तो इसको आपका रीजन प्रॉपर देना होगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप फेयर वैल्यू क्यों नहीं निकल पा रहा, या क्या वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो बताइए, क्या कन्वर्जन आपने किया, मतलब ओनर ऑक्यूपाइड से इन्वेस्टर प्रॉपर्टी कर दिया, या उसका मार्केट इनएक्टिव है कि आपको वैल्यू नहीं पता चल पा रही है, जो भी। ठीक है, अब आता है ट्रांसफर करने वाली बात। ठीक है, तो ट्रांसफर कैसे करोगे? तो देखो ट्रांसफर मैंने आपको बताया था कि देखो बच्चों, जो आपका वजूद रहेगा, और वही वजूद आपका डेट ऑफ ट्रांसफर पे ही रहेगा। मतलब अगर पहले आपने इंडेक्स 2 था, मतलब आप जो है उसको स्टॉक की तरह रखे थे, आप उसका खरीद बेच करते थे प्रॉपर्टी का, फिर आप चाह रहे हो कि अब इसको रेंट पे देंगे हम,
तो डेट ऑफ कन्वर्जन के दिन वो क्या माना जाएगा, इंड एस 2 ही माना जाएगा। और डेट ऑफ कन्वर्जन किस वैल्यू पे होगा, आपका कैरिंग अमाउंट पे, जिस वैल्यू पे वो चल रही होगी बुक वैल्यू में, बुक वैल्यू पे जितने पे रिकॉग्नाइज होगी उतनी ही वैल्यू पे वो कवर होगी आपका, मतलब जाएगी किसमें, इंडियस 40 में। सर ऐसा क्यों, मैंने बताया था ना कि एक हेड से जाके दूसरे हेड में जा रहा है बस। फिर क्लोजिंग डेट पे जो वो असेट्स नई रूप में आ गई, जैसे इंडियस 40 में आ गई, तो अब इंडियस 40 के अकॉर्डिंग होगा। समझ गए। चलो ये हो गया आपका ट्रांसफर वाला। फिर आपका था डिस्पोजल। तो सर अगर मान लो हमें इन्वेस्टर प्रॉपर्टी डिस्पोज कर देते हैं, पहले क्वेश्चन आता है कि सर डिस्पोज कब कर देंगे। अरे आपको उससे कोई कैश फ्लो हो ही नहीं रहा है, कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ही नहीं है, समझ रहे हो। अब वो परमानेंटली विड्रॉन फॉर यूज हो गया, तो आपको जो है उसको बेच देना ही सही है। तो मैंने आपको बताया था इसको भी तीन तरीके से आप बेच सकते हो। सबसे पहले पूरा पेमेंट आपने दे दिया, मतलब ले लिया एट वंस, तो जो बैंक डेबिट करोगे फेयर वैल्यू पे टू इन्वेस्टर प्रॉपर्टी कैरिंग अमाउंट पे। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मान लो वो डिफर्ड कर दिया आपने, वो या लीज पे दे दिया किसी को, तो लीज पे आपको मालूम ही है क्या करते हैं, लेसी डेबिट कर देंगे, टू आरओयू एसेट्स कर देते हैं, करते हैं ना। और यहाँ पे आरओयू एसेट जो होगा वो कैरिंग अमाउंट पे होगा, और लेसी जो होगा वो फेयर वैल्यू पे होगा। और जो इंटरेस्ट होगा वो हर साल आप उसको अपना पे करते रहना, चार्ज करते रहना, सॉरी, हर साल मिनिमम लीज पेमेंट एमएलपी जाता है ना। फिर उसके बाद था कि सर जो है आप 5 साल में उसको ले रहे हो पैसा को, डिफर्ड कर दिए कि 5 सालों में पैसा देना। मैंने आपको बताया था कि सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालिए और उतने पे आपकी जो है वो मानी जाएगी असेट्स की फेयर वैल्यू, और बाकी जो है वो आपका इंटरेस्ट इनकम माना जाएगा। तो खत्म। फिर उसके बाद कुछ डिस्क्लोजर के कॉन्सेप्ट है कि फेयर वैल्यू पॉलिसी, मतलब कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यू कॉस्ट मॉडल लगा रहे हो तो वो बताओ, डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है वो बताओ, फेयर वैल्यू आपको नोट्स टू अकाउंट में बताना है, फेयर वैल्यू नहीं अगर आप कर पा रहे हो मेजर तो उसका रीजन बताइए। और फिर मैंने आपको बताया था कि बच्चों कि आपका क्या लॉजिक है कि आप उसको इन्वेस्टर प्रॉपर्टी डील कर रहे हो या किसी और प्रॉपर्टी में डील कर रहे हो, तो आप उसका वो आपका बेसिस बताइए। तो बस खत्म हो गया इन्वेस्टर प्रॉपर्टी बच्चों। देखा, कुछ था ही नहीं। सॉरी।